नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। राज्य व्यवस्था के करंट अफेयर्स जनवरी से अक्टूबर तक रिवीजन करेंगे। पीडीएफ आपको दी जा चुकी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जिनको नहीं मिली है वहां से जाके उसको डाउनलोड कर लें। 1000 प्रश्न से ऊपर का वो संकलन है। छोटे छोटे प्रश्न हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दिए हैं, आप रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो को देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। बिना टाइम गंवाए जो परीक्षा के पहले अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं उनका एग्जाम अच्छा ही होता है। कुछ गलतियां जो लोग बार बार दोहराते हैं, उनमें से एक सबसे बड़ी गलती है कि परीक्षा के पहले सामग्री को बार बार बदलना। आप जहां से पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, उसको रिवाइज करिए। करंट अफेयर की जहां तक बात है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि ये नया नया होता है। लेकिन पुरानी संदर्भ सामग्री जो है वो बार बार आपको नहीं बदलनी चाहिए। करंट तो नया होता है, उसको तो आपको पढ़ना ही होता है। उसको भी मैं यही कहता हूं कि एक जगह से ही फॉलो करिए। किस देश में गर्भावस्था के 14वें सप्ताह तक गर्भपात को वैध कर दिया गया। भारत और विश्व के जितने भी महत्वपूर्ण फैसले हैं, जितने भी अनुच्छेद हैं, जितने भी संविधान संशोधन या राजनीति से संबंधित या राजनीति के द्वारा लिया गया निर्णय जिससे कि समाज पर प्रभाव पड़ता है, उसको हम राज्य व्यवस्था करंट अफेयर के अंतर्गत कवर करेंगे। अर्जेंटीना ये देश है। अर्जेंटीना ने 14वें सप्ताह तक गर्भपात को वैध कर दिया। अर्जेंटीना में एक समस्या ये आ रही थी, अवैध गर्भपात बहुत हो रहे थे। उसका कारण ये था कि सरकार की तरफ से ये अनुमति नहीं रहती थी और गैर कानूनी गर्भपात वहां पे बहुत ज्यादा हो रहे थे। तो 14वें सप्ताह तक टाइम उसको बढ़ा के वैध कर दिया गया है, वायलेट कर दिया गया है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में किस देश में भारतीय मिशन खोलने को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है और ये मिशन खुलेगा एस्टोनिया, पैराग्वे और डोमिनियन गणराज्य में। हर जगह पे ये भारतीय मिशन खोलने की मंजूरी दी गई है। 2021 में ये 3 मिशन खोलने की मंजूरी है। भारत का राजनीतिक दायरा इससे बढ़ेगा। राजनीतिक संबंधों को गहरा करने में, द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक जुड़ाव को बढ़ाने में ये मिशन सक्षम होंगे और भारत की विदेश नीति के उद्देश्य पूरे हो पाएंगे इससे। न्यायमूर्ति एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने किस मामले पर 2-1 से बहुमत से फैसला सुनाया है। पूछा जा सकता है कि एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली जो पीठ थी वो किससे संबंधित थी। ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट केस था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भूमि उपयोग में बदलाव और पर्यावरण समिति की सिफारिशों में संशोधन की भी पुष्टि इसने की है। ये परियोजना जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट थी, इस पर एम खानविलकर की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की टीम बनाई गई थी। उसने फैसला लिया है 2-1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, तमिल भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस सरकार द्वारा तमिल अकादमी की स्थापना की गई है। जाहिर सी बात है कि आप इसमें चले जाएंगे तमिल सरकार की ओर, तमिलनाडु सरकार की ओर। लेकिन यहां पे मैंने विकल्प इसलिए नहीं दिया है कि आपको आंसर याद हो जाए, और इस प्रश्न का सही उत्तर है दिल्ली सरकार तमिल अकादमी की स्थापना करने जा रही है। कौन सी सरकार? दिल्ली सरकार। केजरीवाल जी यहाँ के क्या है? चीफ मिनिस्टर हैं, आम आदमी पार्टी वाले। तमिल भाषा और संस्कृत में लोगों के कार्यों को बढ़ावा देने और उन्हें सम्मानित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। पुरस्कारों की भी व्यवस्था की गई है। इस सेशन के अंतर्गत हम लगभग 3 महीने का करंट अफेयर जो इससे रिलेटेड है, जनवरी, फरवरी और मार्च को 35 क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। आगे ऐसे ये श्रृंखला आती रहेगी। आज आपको कंबाइंड मिल जाएगा आर्थिकी का एक वीडियो, जिसके कई पार्ट पहले से डिस्कस किए जा चुके हैं। कई लोगों का कहना होता है इकट्ठा मिलता है तो ज्यादा सही रहता है, तो वो मिल जाएगा रात में 8 बजे शाम को वो पब्लिश हो जाएगा। और ऐसे ही फिर योजना परियोजना का भी हो जाएगा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया रिपोर्ट लॉन्च की? कौन सा केंद्रीय मंत्रालय है? तो लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी है। अब एजिंग स्टडी वैसे देखें तो यह स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आएगी। कई बार मंत्रालय हमको याद नहीं रहते तो हम ऐसे गेस करके इसका आंसर दे सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया वेब फर्स्ट रिपोर्ट ये जारी की गई है। लासी स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक कारकों और भारत में बढ़ती आबादी के परिणामों की वैज्ञानिक जांच का एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण है। ये ध्यान रखिएगा, जो लासी है या लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया, तो ये स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक कारकों सबको समाहित करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने वसव कल्याण में न्यू अनुभव मंडप की आधारशिला रखी है। ये पहला स्टेटमेंट है।
और दूसरा है कि इसका निर्माण वास्तुकला की कल्याण चालुक्य शैली में किया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने ये न्यू अनुभव मंडप की आधारशिला रखी, ये बिल्कुल सही बात है। और ये एक ऐसा स्थान है वसव कल्याण, जो मतलब वसव कल्याण के बारे में बात की जा रही है। 12वीं शताब्दी में एक कवि दार्शनिक वसेस्वरा हुआ करते थे, तो उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय यहाँ पर बिताया था, वसेस्वरा ने। और इसका निर्माण जो किया जा रहा है ये चालुक्य शैली, कल्याण चालुक्य शैली में किया जा रहा है, और इसमें शीर्ष पर एक विशाल शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो 2021 का हुआ उसका विषय क्या है? तो प्रवासी भारतीय दिवस का जो विषय रहा है 2021 का, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 2003 से इसका आयोजन हो रहा है। 2015 से इसके प्रारूप में संशोधन करके इसको प्रति 2 वर्षों पर कर दिया गया था, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो होता है। हाल ही में लोकसभा स्पीकर की घोषणा के अनुसार स्कूलों और कॉलेजों में कौन सा अभियान शुरू किया जाएगा? नो एयर कॉन्स्टिट्यूशन। और ओम बिरला जी जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उत्तराखंड पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी, और उन्होंने ये भी घोषणा की कि केंद्र सरकार जल्द ही देश भर में अपने संविधान को जाने, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन नामक अभियान शुरू करेगा। तो ये उत्तराखंड पंचायती राज विभाग द्वारा एक आयोजित कार्यक्रम था, उसकी अध्यक्षता के समय इन्होंने इसको घोषित किया था। किस राज्य की कैबिनेट ने शक्ति विधेयक को मंजूरी दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो यौन अपराध होते हैं, तो मानवता के विरुद्ध सबसे जघन्य अपराधों में से एक मानते हुए महाराष्ट्र की कैबिनेट ने शक्ति विधेयक को मंजूरी दी। 10 दिसंबर 2020 को मानवाधिकार दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के द्वारा इसको मंजूरी दी गई थी। 10 दिसंबर 2020 की ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? पहला राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव फरवरी की बात है 2019 में ये आयोजित हुआ था, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसका 2020 में दूसरा संस्करण शुरू किया गया, दिसंबर 2020 में। ठीक है, जिला और राज्य स्तर के कार्यक्रमों के बाद अंतिम कार्यक्रम हाल ही में संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित हुआ। जनवरी की बात है, हाल ही की मतलब यहाँ है कि जनवरी की बात है, जब आयोजित हुआ था तब ये चर्चा में आया था। 2019 फरवरी में पहला संस्करण और 2020 दिसंबर से दूसरा संस्करण स्टार्ट हुआ था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई समझौता ओएसटी से अलग होने की घोषणा की? ओपन स्काई जो समझौता है ये 30 से अधिक देश इसमें शामिल थे। इसके तहत भागीदार देशों को समझौते में शामिल अन्य देशों के किसी भी भाग के ऊपर हथियार रहित टोही विमान उड़ाने की अनुमति दी गई थी। ओपन स्काईज ट्रीटी, इससे अभी रूस ने अपने को अलग कर लिया। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, रसिया ने इसको अलग कर लिया। शीत युद्ध के दौरान तनाव कम करने के लिए सबसे पहले 1955 में, उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति हुआ करते थे आइजनहावर, तो उनके द्वारा इस कार्यक्रम को प्रस्तावित किया गया था, ये जो समझौता था। 21 जनवरी को किस राज्य का 47वां राज्य दिवस मनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 3 राज्य हैं, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। इन तीनों का जो स्थापना दिवस है ये 21 जनवरी को ही मनाया गया। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा इन लोगों को मिला था, इन राज्यों को। मणिपुर और त्रिपुरा को 1949 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 72 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को नॉर्थ ईस्ट पुनर्गठन अधिनियम, उत्तर पूर्व पुनर्गठन अधिनियम लाके 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। कोक बोरोक किस प्रदेश की मूल भाषा है? कोक बोरोक, कोक बोरोक 9 जनवरी को अभी क्या हुआ, त्रिपुरा में 43वां कोक बोरोक दिवस मनाया गया, और ये त्रिपुरा की ही भाषा है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मूल भाषा है वहां की। कोक का अर्थ होता है भाषा और बोरोक का अर्थ होता है लोग। तो कोक भाषा, लोग, बोरोक लोग, यानी लोग की भाषा, लोगों की भाषा। तो ये त्रिपुरा की भाषा है। आप लोग जब रिवीजन करें तो उसके व्याख्या पे भी थोड़ा सा ध्यान दें। व्याख्या सहित अगर मैं पीडीएफ जारी करता तो बहुत मोटा पीडीएफ हो जाता, बहुत ज्यादा पेजेस होते, प्रिंट आउट निकालने में भी आपको दिक्कत होती। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि आपको सहजता महसूस हो। बाकी आप वीडियो में यहाँ पर रिवीजन कर लीजिए, जिससे कि आप आसानी से चीजों को रिलेट करके अन्य जीके को भी जान सकें। किस राज्य ने लोकायुक्त विधेयक को संशोधित किया, जिससे सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी लोकायुक्त पद के लिए
पात्र हो जाएंगे। तो ऐसा किया गोवा ने। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। गोवा मंत्रिमंडल ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी लोक आयुक्त के पद के लिए पात्र बनाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी प्रदान की। जस्टिस पीके मिश्रा के जब रिटायरमेंट की बात आई तो वहां पे पद फिर खाली हो गया। उसके बाद में कोई मिल नहीं रहा था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात आती थी कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए, तो उसने संशोधित करके कह दिया कि सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या एक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इस पद के पात्र हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रीमी लेयर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? सर्वप्रथम उल्लेख किसमें किया गया था? तो ये मामला था इंदिरा साहनी मामला। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 1992 का ये मामला, क्रीमी लेयर शब्द का सर्वप्रथम इस्तेमाल हुआ। पिछड़ा वर्ग के अपेक्षाकृत जो अमीर और बेहतर शिक्षित समूह है उनके लिए क्रीमी लेयर शब्द का प्रयोग किया जाता है। केवल वे उम्मीदवार जिनकी पारिवारिक आमदनी 6 लाख रुपए से कम है वो ही आरक्षण के पात्र हो। लेकिन बाद में क्या हुआ, पारिवारिक आमदनी की सीमा को 8 लाख बढ़ा के कर दिया गया कि इतनी तक जिनकी आमदनी है वो क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे, इसके ऊपर के लोग आएंगे। विवाद का विषय हमेशा ये बना रहता है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 1950 की बात है, 25 जनवरी को सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जब नियुक्त हुए थे, जब निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी, तो सुकुमार सेन, इनका नाम भी याद रखिएगा, सुकुमार सेन। और ये 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना। पहली बार 2011 में ये 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय निर्वाचन आयोग के द्वारा स्थापना की स्मृति में लिया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो एक दिन पहले चुनाव आयोग ने जो अपना मतदाता दिवस मनाया उसके एक पहले, चुनाव आयोग क्या सब लोग मनाते हैं, तो 24 जनवरी, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सभी स्तरों पर बाल लिंगानुपात के बारे में जागरूकता फैल सके, बालिकाओं का सशक्तिकरण हो सके, ये इसका उद्देश्य होता है। 19 दिसंबर 2011 को प्रस्ताव पारित किया गया और सर्वप्रथम 11 अक्टूबर 2012 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। 2012, 11 अक्टूबर 2012 को सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया। ठीक है, तो 11 अक्टूबर ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है, ये ध्यान रखना। और अगर भारत का पूछा जाए तो 24 जनवरी को ये मनाया जाता है। 24 जनवरी को भारत का और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, 2012 से ये मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हाल ही में प्रधानमंत्री गुइसेपे कोंटे ने अपने पद से इस्तीफा दिया। इनका संबंध किस देश से था? प्रधानमंत्री थे और इनका संबंध था इटली से। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाम था गुइसेपे कोंटे। गुइसेपे कोंटे कहां के प्रधानमंत्री? इटली के प्रधानमंत्री, वकील भी, न्यायविद भी, इतावली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, राजनीतिज्ञ। और इन्होंने इस्तीफा जो दिया तो उस समय फिर कारण क्या था? इसका कारण आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप जानते हो तो बताइएगा कि इटली के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा क्यों दिया था। भारत में भी बहुत सारे मुद्दे चलते रहते हैं, बहुत कुछ होता रहता है, कहीं कार चढ़ती है, कहीं पे कुछ होता है, कहीं पे पिटाई लगा दी जाती है किसी की, घेराव में नेता लोग आते हैं, लेकिन इस्तीफा नहीं देते। विदेशों में जैसे जापान में जो घटना हुई कोविड के कारण, कुछ वहां पे व्यवस्था नहीं संभाल पाए तो अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इटली में जरा बताइएगा क्यों हुआ था। देश का पहला जेंडर पार्क किस राज्य सरकार द्वारा बनाया गया है? जेंडर पार्क किसके द्वारा? तो ये केरल सरकार के द्वारा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। लिटरेसी में भारत में सबसे अग्रिम राष्ट्र केरल। और जहां पर ऐसी पहल होंगी वहां पर जाहिर सी बात है लिटरेसी भी बढ़ेगी, और जहां पर लिटरेसी बढ़ेगी वहां पर जाहिर सी बात है कि ऐसी पहल होंगी। एक दूसरे से इंटर रिलेटेड ये चीजें हैं। जेंडर पार्क फरवरी माह से इसको शुरू किया गया था और लैंगिक असमानता का मुकाबला करने के लिए इसको शुरू किया गया और यूएन वीमेन की सहयोग से ये शुरू किया जा रहा है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस देश में सैन्य तख्तापलट करके आपातकाल की घोषणा की गई? ये म्यांमार की बात हो रही है। 2020 के नवंबर में वहां पर चुनाव हुए थे, कोविड-19 महामारी के मतलब होने थे और कोविड-19 महामारी के बीच में इसको स्थगित कर दिया गया था। और उसके बाद में सेना जो थी वहां की म्यांमार के संविधान के अनुच्छेद
417 के अनुसार उसने देश पर नियंत्रण कर लिया था। और म्यांमार की सेना ने जब देश पर नियंत्रण कर लिया और 1 साल के आपातकाल की फिर वहां पे घोषणा कर दी, तो इसके अलावा स्टेट काउंसिल जो आंग सान सू की हैं और अन्य नेता, उनको सब हिरासत में ले लिया था। तो ये घटनाएं वहां पर हुई थी और म्यांमार की ये घटना है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सेना ने 2008 में भी म्यांमार ने जब संविधान बनाया था, तो सेना ने उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया था। तो उसी के हिसाब से नवंबर 2020 में चुनावों में मतदाता सूचियों में सेना ने कहा कि लाखों अनियमितताएं की गई हैं और ये जो चुनाव हुए हैं ये सब सही है नहीं। तो फिर उसने कहा कि चुनाव को खारिज किया जाए। ये सब कहानियां हैं इसके पीछे की। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने किस शब्द को वर्ष 2020 के लिए हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आत्मनिर्भर शब्द है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि लैंग्वेज भाषा पॉलिटी में पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने रख लिया है। जनरल अवेयरनेस का ये प्रश्न है। तो हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 का आत्मनिर्भर है। 2019 का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2019 में कौन सा शब्द चुना गया था, तो ऑक्सफोर्ड ने तब संविधान को चुना था। केंद्रीय बजट 2021-22 में पंचायती राज मंत्रालय के लिए कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई? ये प्रश्न पहले भी हम कर चुके हैं। 913.43 करोड़ रुपए की व्यवस्था ये पंचायती राज मंत्रालय के लिए की गई है। और 2020-21 के बजट में ये राशि 32% पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ाई गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 नए संसद आदर्श ग्राम चुने? तो परमपुर और बरियारपुर, ये 2 गांव हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। संसद आदर्श गांव जयापुर, नागेपुर, ककहरिया और डोमरी ये पहले से थे, 2 और बढ़ गए। इसमें एक परमपुर और एक बरियारपुर। इसमें ग्रामीण इलाकों में डेवलपमेंट करना मुख्य लक्ष्य होता है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयप्रकाश नारायण जी के जन्म दिवस पर, कब होता है ये? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है ना। तो जब पहली बार गवर्नमेंट बनी थी 2014 में, तो 11 अक्टूबर 2014 को जेपी के बर्थडे के अवसर पर, उनके जन्मदिन पर, ये संसद आदर्श ग्राम योजना को शुरू किया था। तो अब टोटल कितने हो गए? जयापुर और नागेपुर, ककहरिया और डोमरी, ये 4 पहले से थे और इसमें 4 और 2 ये मिलके 6 हो गए। कहाँ के हैं? ये सब वाराणसी के हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संसदीय क्षेत्र जो है, कहाँ के सांसद है पीएम? वाराणसी से। बजट 2021 में करदाताओं को कर विवादों के मामले में त्वरित राहत प्रदान करने के लिए किसके गठन का प्रस्ताव किया गया? तो ये विवाद समाधान समिति थी। कौन सी समिति? विवाद समाधान समिति ये थी। वित्त मंत्री ने जब बजट 2021 को पेश किया तो कर विवादों के मामले में त्वरित राहत प्रदान करने के लिए डीआरसी का गठन किया था, है ना। और विवाद समाधान ये समिति इनकम टैक्स एक्ट के तहत, इसको जो अधिनियम है, आयकर अधिनियम है, इनकम टैक्स एक्ट जो है, उसी के तहत इसको गठित किया गया है। इसमें छोटे करदाताओं के 50 लाख रुपए तक की कर योग्य आय और 10 लाख रुपए तक की विवादित आय का समाधान किया जा सकेगा। किस राज्य की विधानसभा में लगभग 60 वर्षों के बाद राष्ट्रगान बजाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये 1 दिसंबर 1963 को राज्य का दर्जा नागालैंड को जब दिया गया था, भारत का ये 16वां राज्य बना था। तो उस समय 1963 में, है ना, उस समय राज्य विधानसभाओं में, मतलब ये वैसे देखा जाए तो राज्यसभाओं में, सॉरी, विधानसभाओं में राष्ट्रगान बजाना कोई अनिवार्य नहीं होता है। आमतौर पर कई राज्यों में इस प्रथा का पालन किया जाता है। तो उस समय भी ये यहाँ पे नहीं बजाया गया था। आप ये ध्यान रखिए, उसके पहले कभी बजा था। 60 साल बाद पहली बार राज्य विधानसभा के अंदर राष्ट्रगान बजाया गया है। कहां पर? नागालैंड में। और इसको दर्जा दिया गया था 1 दिसंबर 1963 को। ठीक है, उसके पहले बजा था और फिर अब 2021 में बजाया गया। अगला जो प्रश्न है, द नेशनल ओरिजिन बेस्ड एंटी डिस्क्रिमिनेशन फॉर नॉन इमिग्रेंट्स नो बैन एक्ट किस देश में फिर से शुरू किया गया है? किस देश में फिर से शुरू किया गया नो बैन एक्ट? नो बैन एक्ट जो है, ये मुस्लिम प्रतिबंध को रोकना और धर्म आधारित भेदभाव को रोकने के लिए है। इसका उद्देश्य यही होता है और इसको शुरू किया गया है अमेरिका में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। डेमोक्रेटिक सांसदों द्वारा अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में इसको प्रस्तुत किया गया था। हाल ही में किस एनजीओ ने वैश्विक राजनीतिक अधिकारों और स्वतंत्रता पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की?
अमेरिकी सरकार द्वारा एक वित्त पोषित एनजीओ है और उसने वैश्विक राजनीतिक अधिकारों और स्वतंत्रता पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट दी है। भारत की स्थिति को मुक्त से आंशिक रूप से मुक्त कर दिया उसने। मुक्त पहले थी, अब आंशिक रूप से मुक्त कर दिया, और यह है फ्रीडम हाउस। अब वित्त पोषित ये किसके द्वारा है? अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के द्वारा वित्त पोषित का मतलब यह है कि जो अमेरिका कहेगा उसी हिसाब से ये करेगा। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस देश में सार्वजनिक रूप से चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लगाने के संदर्भ में एक जनमत संग्रह आयोजित किया गया? जनमत संग्रह स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सार्वजनिक रूप से चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लगाया जाना था, तो पूछा गया लोगों से क्या आप चाहते हो? मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला जो बुर्का है या नकाब है, ये भी इसमें शामिल था। पूजा स्थलों और अन्य धार्मिक स्थलों पर पूरे चेहरे को आप ढक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा स्वास्थ्य और सुरक्षा कारणों से भी आप ढक सकते हैं, लेकिन वैसे यहाँ पर ढकना सही नहीं माना जाता, तो यहाँ पर जनमत संग्रह स्विट्जरलैंड में कराया गया। जम्मू नगर निगम ने जम्मू विश्वविद्यालय को किस महाराजा के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया कि उसका नाम किस महाराजा के नाम पर रखा जाएगा? जम्मू विश्वविद्यालय का नाम तो महाराजा गुलाब सिंह के नाम पर। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। डोगरा वंश के बारे में आपने सुना होगा, तो जो डोगरा वंश था ये महाराजा गुलाब सिंह ने इसकी स्थापना की थी। 1846 में डोगरा वंश की स्थापना करके ये पहले सम्राट बने थे, है ना। और उसके बाद में ये महाराजा गुलाब सिंह ने वर्ष 1846 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर भी किए थे। तो अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर करने वाले महाराजा गुलाब सिंह, उन्हीं के नाम पर यहाँ पे विश्वविद्यालय का नाम। बीमा संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार बीमा क्षेत्र में नई एफडीआई सीमा क्या है? 30 नंबर प्रश्न है। 2021 में जो ये संशोधन हुआ है, राज्यसभा द्वारा इसको अभी अनुमोदित किया गया था मार्च में, तो इसमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की मौजूदा सीमा उस समय थी 49%, उसको बढ़ाकर कर दिया गया था 74%। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 49 से इसको 74 कर दिया गया था बीमा में, बीमा क्षेत्र में नई एफडीआई सीमा। हाल ही में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो यह है सामिया सुलूह हसन। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, सामिया सुलूह हसन। 19 मार्च 2021 तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, प्रेसिडेंट। अगला प्रश्न है, 2011 इस्तांबुल कन्वेंशन जो हाल ही में खबरों में था, किस मुद्दे से जुड़ा है? शरणार्थी समस्या, घरेलू हिंसा और लैंगिक समानता, दास प्रथा या यौन शोषण? इस्तांबुल में यूरोप परिषद ने घरेलू हिंसा को रोकने के लिए मुकदमा चलाने और समानता को बढ़ावा देने का संकल्प लिया था। तो यूरोपीय परिषद ने यह फैसला किया था। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए अंतरराष्ट्रीय समझौते से तुर्की को अलग करने का भी निर्णय लिया था। तो इस्तांबुल कन्वेंशन जो है ये घरेलू हिंसा और लैंगिक समानता इससे जुड़ा हुआ है, और ये दोनों चीजें भी याद रखिएगा कि तुर्की ने इससे खुद को अलग करने का निर्णय लिया था। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भारत पाकिस्तान सिंधु जल आयोग की बैठक कहां पर आयोजित की गई? 23 मार्च 2021। 23 मार्च का दिन एक और इतिहास में एक तिथि किस लिए ये जाना जाता है? एक और घटना के लिए जाना जाता है 23 मार्च का दिन। 23 मार्च 2021 को पाकिस्तान और भारत ने सिंधु आयोग की बैठक की कहां पर की? नई दिल्ली में। यही प्रश्न पूछा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में पाकलडल और लोअर कलनई जल पनबिजली संयंत्रों के डिजाइनों पर पाकिस्तान ने इसमें आपत्ति जताई थी। भारत ने डिजाइनों पर अपना रुख कहा कि जायज है, लेकिन पाकलडल और लोअर कलनई पनबिजली संयंत्र, इस पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई थी। खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया प्रोग्राम को 2021-22 से बढ़ाकर कब तक करने का निर्णय लिया? खेल मंत्रालय ने किया है, खेलो इंडिया प्रोग्राम को किया है 25-26 तक बढ़ाकर करने का निर्णय किया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? 25-26 किया गया, 21-22 से बढ़ा के और आगे बढ़ा दिया गया है। और चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड के बारे में सत्य कथन। आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप आरओ का एग्जाम दे रहे हैं या पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। कई लोगों का कहना होता है कि टेस्ट सीरीज अब ज्वाइन करने का फायदा, टेस्ट सीरीज करने का टाइम तो अभी ही होता है,
हाँ, ये बात अलग है कि थोड़ा सा लेट हुए हैं क्योंकि 1 तारीख से टेस्ट सीरीज चल रही है, लेकिन अगर आप ज्वाइन करते हैं तो पूरे टेस्ट आपको मिल जाएंगे, सारे टेस्ट मिलेंगे, व्याख्या सहित मिलेंगे, पीडीएफ भी उनका मिलेगा। आप एक दिन में 2-2 3-3 पेपर करके उसको रिवाइज कर सकते हैं। और आरओ के लिए टेस्ट सीरीज प्रोग्राम चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 6307281212 ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। एशियाई नाटो के रूप में देखा जाता है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद को। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जापान, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अनौपचारिक रणनीतिक मंच है, ये भी सही है। 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा इसको शुरू किया गया था, है ना, ये भी सही है। एक संयुक्त रूप से 4 देशों के द्वारा इसको क्वाड सुरक्षा संवाद ये आयोजित किया जाता है और एशियाई नाटो के रूप में इसको देखा जाता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2007 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, जापान के उस प्रधानमंत्री हुआ करते थे शिंजो आबे। आपको ये कैसा लगा जरूर बताएं, अगर अच्छा लगा और लोगों के उपयोगी होने के कारण आपको लगता है कि उन्हें शेयर करना चाहिए तो आप उन तक जरूर पहुंचाएं, शेयर करें। अगर नहीं लगता है तो आप पढ़ें, दूसरों को न पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।